वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चाइल्ड पेडागॉजी में पूछा हुआ था 2014 में। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई, यानी कि जो सीबीएसई ने जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया है एजुकेशन में, उसके तहत सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन सच अ वे सो दैट इज टू एक्सेप्ट दैम, यानी कि हम उनको बच्चों का सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन है उस तरह से करना चाहिए ताकि हम उसे किस तरह का बना सकें। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि गिविंग अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, यानी कि हम उनको ऐसे सामाजिक चीज़ें करवाएंगे ताकि वो क्या सीखें, ताकि उनको अच्छे मार्क्स मिले। पहले ये बोल रखा है। सेकंड में बोला हुआ है कि बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स, यानी कि वो क्या कर सके, एक एक्टिव यानी कि एक सहयोगी रूप से भागीदार बने किसी भी ग्रुप वर्क में, ताकि क्या 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 सीख सके, सामाजिक कार्य को अच्छी तरह से सीख सकें, एक एक्टिवेट पार्टिसिपेंट बन सके। थर्ड में बोला हुआ है कि प्रिपेयर देमसेल्फ टू कंफर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी कि हमें क्या जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसा इंसान बनाएं कि वो कुछ भी सवाल ना पूछे सोसाइटी से, विदाउट रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, जो हम समाज के रूल्स हैं उसको हिसाब से बच्चों को बनाएं। ठीक है, इसमें क्वेश्चनिंग नहीं करने की बात हो रही है। फोर्थ में बोला हुआ था एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें जो स्कूल में चीज़ें कराई जा रही है वो उनको उन पे डालना है, बजाय उनके सोशल बैकग्राउंड कि वो कौन से समाज से आ रहे हैं, उनका आर्थिक उनका सामाजिक क्षेत्र क्या है ये जाने बगैर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्कोर्स की बात हो रही है, तो स्कोर्स तो होगा नहीं कि हम उन स्कोर्स को इंपॉर्टेंस देंगे। सेकंड में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने की जो बात बोल रही है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर हम उनको एक्टिविटी पार्टिसिपेंट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हमारे लिए बच्चों के लिए सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। और नेक्स्ट में बोला हुआ था कि हम उनको रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी के हिसाब से करेंगे, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि हमको बच्चों को क्वेश्चनिंग के लिए तैयार करना है, तो ये भी ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में जो बोला है कि सोशल बैकग्राउंड के बारे में कि हम उनकी सोशल बैकग्राउंड को नज़रअंदाज जो करते हैं, तो वो भी नहीं होगा। खाली जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बोल रहा है वो करेक्ट हो जाता है कि हम उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी कि हमें एक उनको ऐसा सामाजिक प्राणी बनाना है जहाँ पे वो सोशल स्किल्स को सीख सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वाइगॉस्की सोशल कल्चरल थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वाइगॉस्की के सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकंड है रेसिप्रोकल टीचिंग, थर्ड है कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फोर्थ है इंसाइट लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रेसिप्रोकल टीचिंग में बच्चे जो टीचर और बच्चों के बीच में एक कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे मोल्ड करके तोड़ तोड़ के बच्चों को समझा सकते हैं, उस तरह से टीचिंग जो होती है, और जिसमें दोनों का ही रूप हमारे सामने आता है, बच्चों का और टीचर का, दोनों का आपस में पारस्परिक क्या बोलते हैं वार्ता होती है इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि a teacher says to her class and as individual assignment are designed to help individual student more effectively, all student prescribe without any assistance, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे अध्यापक क्या कहती है कि जो इंडिविजुअलाइज असाइनमेंट है वो स्टेप के असाइनमेंट जो एक बच्चों के हिसाब से बनाए होते हैं, वो कैसे बनाए गए हैं कि ताकि बच्चे और अच्छे से सीख सकें, खुद से सीख सकें। तो इस हिसाब से वो क्या करेंगे, उनको बिना किसी मदद के उस असाइनमेंट को करना है। ठीक है, फिर बोले सी इज रिफरिंग इन विच ऑफ फॉलोइंग कॉजबर्ग्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि कॉजबर्ग से कौन से नैतिक सिद्धांत की थ्योरी में ये बातें बताई जाती है। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, कन्वेंशनल स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, जहाँ पे आज्ञा पालन और उसकी बात ऑर्डर की बात होती है, बोला जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। देखो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जहाँ पे हम सामाजिक रूप से मेल मिलाप होता है। थर्ड में है प्री कन्वेंशनल स्टेज विच इज फर्स्ट पार्ट पनिशमेंट अवॉइडेंस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पनिशमेंट को अवॉइड किया जा रहा है। और फोर्थ में है प्री कन्वेंशनल स्टेज 2, जिसमें एक इंडिविजुअलाइज और एक्सचेंज की बात होती है, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान की बात होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे टीचर जो एक ऑर्डर दे रही है बच्चों की, आपको इस तरह से काम करना है, और ये इस वजह से कन्वेंशनल स्टेज 4 में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि 14-year-old देविका इज अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ सेंस ऑफ हरसेल्फ एज सेपरेट, यानी कि जो 14 साल की देविका है वो क्या करने की कोशिश करिए, खुद को एक अपने आप को अलग और सेल्फ गोइंग इंडिविजुअल, यानी कि खुद के कार्य को करने की अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए। सी इज डेवलपमेंट। अब देखो अब इस तरह का उसका जो विकास है वो किस तरह का हो रहा है,
तो पहला बोला हुआ है हेट्रेड फॉर रूल्स, यानी कि उसको रूल्स के प्रति, जो हम कानून होता है जो बनाते हैं उसके प्रति नफरत है। सेकंड है ऑटोनॉमी, यानी कि जो खुद के प्रति हम अपना कार्य को कर लेते हैं, स्वयता की भावना जो होती है, तो ये होता है ऑटोनॉमी, जब हम खुद की चीज़ों को खुद से करने लगते हैं। थर्ड है टीनेज एग्रोवेंस, यानी कि जो ये किशोरावस्था में बच्चों को जो ईगो होती है, फिर कह सकते हैं उनमें जो एरोगेंस आ जाती है, उसकी बात हो रही है। फोर्थ में है मैच्योरिटी, परिपक्वता। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें दो में कन्फ्यूजन हो सकती है, ऑटोनॉमी में और फोर्थ है मैच्योरिटी में। तो देखो यहाँ पे क्या कर रही है, वो खुद की चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है ना, हर सेपरेट होके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोनॉमी। क्यों? क्योंकि वो खुद की चीज़ों को अपने आप से कर रही है, स्वयता की भावना उसमें आ रही है, जो खुद हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जॉन डेवी के हिसाब से हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन क्लासरूम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कक्षाओं में या फिर क्लासरूम में डेमोक्रेसी, यानी कि बच्चे खुद से अपनी चीज़ों को स्वतंत्र हो के नहीं कर सकते हैं, नहीं की बात हो रही है। सेकंड में बोला है कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ, यानी कि बच्चों को क्या करना है, अपने सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद को सॉल्व करने के लिए बनाना, हमें इस ऐसे मतलब उनको उस तरह से बनाना है प्रगतिशील शिक्षा में। थर्ड में बोला है कि क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट रेदर देन इट कुड बी कल्टिवेटेड, यानी कि जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा जो होती है, वो एक आंतरिक चीज़ नहीं होती है, फिर कहते हैं इनहेरिट नेचर, जो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से हो, बल्कि हमें उसे क्या करना है, कल्टीवेट करना है, उसे हमें बनाना है, पनपना है, उसे बनाना है, ये बोल रहा है। फोर्थ में बोला है कि स्टूडेंट्स शुड बी ऑब्जर्व एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम, यानी कि बच्चों को हमें बस खाली ऑब्जर्व करना है, उनकी बातें को सुनने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो हमें ऐसी रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी बताना है, इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप बच्चों को कैसे बनाओ, सोशल प्रॉब्लम, ताकि वो खुद को सॉल्व कर सके, इस तरह का इंसान आपको बनाना है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड दिख रहा है वो एक तरह से करेक्ट तो दिख रहा है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी बताना है, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 5 है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की डिसऑर्डर की बात हो रही है, जो भाषाई जो कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाता है, एप्सिया, जो इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल वाइव्स अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें जो जितने भी तथ्य दे रखे हैं उनमें से सब तथ्य क्रिटिकल है सिवाय एक को छोड़ के। तो पहले बोला इट इज़ नॉट रिसर्च बेस्ड, यानी कि बिल्कुल ये रिसर्च बेस पे बिल्कुल ऐसा आधारित नहीं है। बी है डिफरेंट इंडिविजुअल डिमांड डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, यानी कि अलग अलग जो इंटेलिजेंस के बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग आपको नीतियों की जरूरत पड़ती है, मेथड की बात होती है यहाँ पे, वो बोल रहा है। थर्ड में बोला हुआ है कि गिफ्टेड स्टूडेंट यूजली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, यानी कि जो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं ना उनको सिर्फ एक ही डोमेन में, एक डोमेन यानी कि एक ही तरफ से एक ही चीज़ के प्रति डोमेन ये होना, उसके प्रति वो लोग काम करते हैं। फोर्थ में बोला है कि इट लेक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट, उनको क्या एम्पेरिकल सपोर्ट की कमी होती है, लेक करता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट यूजली एक्सेल इन द सिंगल डोमेन, जो एक्सेप्ट की बात हुई थी इसमें, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कांट बी लेक्टिमाइज एज इट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसको हम वैध नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि बोला है कि पहले है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि हम किसी के जो ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को उसको नहीं गिन सकते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। फिर सेकंड में बोला हुआ है कि डज नॉट प्लेस इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन ऑल 7 इंटेलिजेंस, यानी कि ये इंपॉर्टेंस नहीं देता सातों नॉलेज को, डज नॉट प्लेस इक्वल सामान्य रूप से आप सातवें नॉलेज को। फिर बोल रहा है इट इज बेस्ड ओनली ऑन साउंड एम्पेरिकल स्टडीज डन बाय अब्राहम मास्लो थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो अब्राहम मैस्लो थे उनकी लाइफ के, उन्होंने जो जितना भी अपनी चीज़ों को लाइफ लॉन्ग किया था उसके हिसाब से ये सब चीज़ें बेस्ड हैं। फोर्थ में बोला है इट इज़ नॉट कॉम्पेटिबल विद द जनरल इंटेलिजेंस जी विच इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ये जनरल इंटेलिजेंस से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है कि इट इज़ नॉट, क्योंकि ये वैध इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप डिफरेंट स्पेसिफिक टेस्ट से किसी की बुद्धि की लब्धता को नापें। इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम आर, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों में क्लास में, वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले बोला है कि डिसएडवांटेज एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि देखो ये क्या है, अगर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं तो इससे क्या होगा कि टीचर्स को क्या होगा, एक नकारात्मक उनके लिए पॉइंट हो सकता है कि क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट अगर डाइवर्स बच्चे हैं क्लास में तो उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा उस हिसाब से। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं है वैसे। और सेकंड देख लेते हैं, डिटरमाइन एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन टू द लेवल ऑफ स्लो स्टूडेंट, यानी कि इसे कह सकते हैं ये क्या करता है, हमारे जो इस करिकुलम की स्पीड हो रही है ना, टीचर जो पढ़ा रही है वो उसको बदलता है। ट्रांजेक्ट मतलब उसमें बदलाव आता है, क्यों, क्योंकि हर बच्चे का जो लेवल ऑफ लर्निंग होता है वो अलग होता है, स्पीड ऑफ लर्निंग का स्लो होता है, तो ये भी कुछ करेक्ट नहीं है। अब थर्ड देख लेते हैं, एडवांटेजेस एज दे आर लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये अध्यापक के लिए बहुत अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इससे टीचर क्या करती है, अगर डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं तो वो उनकी जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात होती है, जो उनकी संज्ञानात्मक हम संरचना की बात करते हैं, वो बहुत ही एक्सप्लोर यानी कि एक बड़े लेवल पे एक्सप्लोर कर सकती है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से आप उनकी चीज़ों को जान सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो इस चीज़ का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस टू, यानी कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, जो आकलन जो स्कूल पे आधारित होता है, वो उसमें क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। पहले फर्स्ट बोला है कि डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन कंट्री, यानी कि क्या करता है, जो स्कूल ऑफ पावर, जो हमारे जो स्कूल्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीकरण, यानी कि इसको आगे नहीं एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें कमी करता है, एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देख सकते हैं कि आपको उसमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण की जो चीज़ होती है। सेकेंड में बोला इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कंट्री, ये क्या कहता है, ये एक पूरी कंट्री का एक डेवलपमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। थर्ड ने बोला हुआ है कि मोटिवेट टीचर टू पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक अध्यापक क्या करती है, एक बच्चों का रिकॉर्ड रख सकती है ताकि उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है ना वो अच्छी तरह से हो सके। इस वजह से कहीं ना कहीं ऑप्शन हमें पॉजिटिव भी दिख रहा है। अब फोर्थ देख लेते हैं, encourage student to excel by competing with the other schools in their area। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बच्चों को क्या करता है, स्कूल को इंकरेज करता है, क्यों, ताकि वो दूसरे स्कूलों के बीच में कंपटीशन का जो चीज़ें होती है ना, कि एक स्कूल के कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एक स्कूल में कितने बच्चे परसेंटेज हाई कर रहे हैं, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे स्कूल बेस का सीधा मतलब ये हो जाता है कि आपको एक टीचर को इससे क्या मिल रही है, मदद मिल रही है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको एक नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हैं। सेकंड में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी थी कंट्री की, पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल बच्चों का होता है। तो एक टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन बता रहा है कि यहाँ पे कैसे एक टीचर स्टूडेंट्स की बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी विकास की क्षमताओं के लिए वो इस चीज़ को आगे देख सकती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर्स ऑप्शन, यानी कि इनमें से कौन सा दूसरे ऑप्शन से मैच नहीं करता। पहला है ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स को ऑर्गेनाइज करना, तो ये क्या कह रहा है, आंसर सेशन, ठीक है, ओके। और सेकंड में बोला है कि टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट ऑन अ टॉपिक, यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चों से क्या करोगे, फीडबैक लोगे, उन्होंने जो सीखा कितना उनको आ रहा है आप उसको देखते हो। थर्ड ने बोला कि कंडक्टिंग क्यूज, यहाँ पे आप क्या करते हो, क्यूज को कंडक्ट करते हो। फोर्थ ने बोला कि मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेल्फ असेसमेंट की, तो वो किसके थ्रू होगा, स्टूडेंट्स के थ्रू। और बाकी जो आप देख रहे थे ना, ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चंस, ये आप एज अ टीचर करते हो, पर जो मॉडलिंग ऑफ स्किल ऑफ असेसमेंट होती है वो एक स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ असेस करता है। इस वजह से ये तीनों कहीं ना कहीं एक टीचर से रिलेटेड है, जबकि जो मॉडलिंग ऑफ स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट होता है वो एक स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली मैच विद ए स्पेसिफाइड डोमेन, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो खुद के डोमेन से करेक्टली मैच है। तो पहला है कुड यू ग्रुप योर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स, क्या आप बच्चों को जो उन्होंने मैथ्स में
मार्क्स लाए हो सकते हैं, कुछ भी होता है ना, तो आप उसके हिसाब से उनको क्या कर रहे हो, एवेल्यूट कर रहे हो, उनका आकलन कर रहे हो। सेकंड में बोला है कि व्हेन वाज द टर्निंग पॉइंट इन द क्रिकेट मैच टेलीकास्टेड लास्ट नाइट, यानी कि जो लास्ट नाइट जो मैच हुआ उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हुआ, जहाँ से मैच को बदल के रख दिया, ये बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग। थर्ड में बोला है कि राइट डाउन अ न्यूज रेसिपी टू कुक चिकन बाय यूजिंग हर्ब्स, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि चिकन बनाने की नई रेसिपी को देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, रेसिपी देखी जा रही है, लिखा जा रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो वो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन। और फिर बोला है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीव बेस्ट रिजल्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एक मुख्य चीज है जो हम डिटरमाइन विच मेजर वुड मोस्ट लाइकली लीड अचीवमेंट बेस्ट रिजल्ट, कैसे आप अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं, ये आप ये तय कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा था, एवल्यूट कर रहे थे, तो ये नहीं होगा क्योंकि आपने तो अर्ली एवल्यूशन कर लिया है ना, आकलन कर चुके हो, तभी तो आप उनको ग्रुप में बेस कर रहे हो। फोर्थ में बोला क्रिएटिंग की बात, टर्निंग पॉइंट की बात हो रही थी, तो वो क्रिएटिंग नहीं होगा क्योंकि वो क्रिएटिंग नहीं हो सकता, वो एक तरह से क्रिएटिंग नहीं होगा। थर्ड में बोला कि एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे राइटिंग डाउन की बात हो रही है, एप्लीकेशन तब होता है जब आप वो कुकिंग रेसिपी बना रहे होते, तो ये एप्लीकेशन नहीं होगा। एप्लीकेशन मतलब आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगते हो तब। फोर्थ में बोला था कि एनालिसिस यानी कि आप जब चीज़ों को क्या करते हो, उसके बारे में कुछ अगर मान क्या बोला था इसमें बोला था कि आप रिजल्ट लाने के लिए क्या कर रहे हो, पूरी चीज़ों को समझ रहे हो, क्या कर सकते हो, यही कर रहे हो ना। तो क्या कर एनालाइज कर रहे हो, आप चीज़ों को कैसे सही करना है उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन कहीं ना कहीं इसके जो मैच है उनसे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन दैट यू एक्सपेक्ट दैम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सेड, यानी कि इनमें से कौन सा एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जब वो सक्सीड नहीं कर पाते। मान लीजिए अगर वो पार्टिसिपेशन में सक्सीड नहीं कर पाते, तो कौन सा बड़ा अच्छा तरीका होगा कि आप बच्चों को कन्विंस करोगे। एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो, पहले बोला है कि आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू सक्सेस, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप उन पर अपना भरोसा दिखा सकते हो कि आप बच्चों को कह सकते हो कि हम मतलब कैसे आप उनको कॉन्फिडेंस से फिल कर सकते हो। सेकेंड में बोला हुआ है कि डेवलप योर ऑन इंटरेस्ट इन द टॉपिक्स टू बी टॉट, यानी कि आप क्या कर सकते हो, खुद के इंटरेस्ट को बच्चों में अच्छे से पढ़ा सकते हो। थर्ड ने बोला कि कंपेयर देम विद अदर्स चिल्ड्रन एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल टू मेक देम रियलाइज देयर गोल। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हो कि आप कैसे एक गोल को अपने गोल को पूरा कर सकते हो, तो कंपैरिजन की बात करें। फोर्थ में बोला है कि एम्फेसाइज द पॉइंट दैट यू हैव एक्सपेक्टेशन फॉर दैट, आप उसको जोर जबरदस्ती बताइए कि हम पॉइंट यू हैव आप अपने एक्सपेक्टेशन को उसको बताइए। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको कन्विंस करने के लिए आप उस पर अपना भरोसा दिखाइए, आप उनको बताइए कि आप सक्सीड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी भावना आ सकती है और वो अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको सेकंड जो पॉइंट था कि इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको उस बच्चे के हिसाब से करना है ना। आप अपना इंटरेस्ट बनाकर बच्चों को अगर पढ़ाते तो अगर तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, पर आपको बच्चों को सक्सीड करवाना है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सपेक्ट, ठीक है, मतलब इनमें से सारी जो है वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की बात हो रही है, खाली एक को छोड़ के। ठीक है, पहले है ऑटिज्म। देखो ऑटिज्म में तो पहले हम पढ़ लेती हूँ। ठीक है, पहले ऑटिज्म, सेकंड है सेरिब्रल पैल्सी, थर्ड है पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस और फोर्थ है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि ऑटिज्म, तो ऑटिज्म में तो बेसिकली जब बच्चे जब बच्चों की चीज़ों को बार बार दोहराने लगते हैं, एक चीज़ों को बार बार, वो ऑटिज्म होता है। सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है, सेरिब्रल पैल्सी में कहीं ना कहीं बच्चों का जो पोस्चर होता है कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि वो अफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो ये भी कहीं ना डेवलपमेंट का ही है। थर्ड है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एक्चुअली एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। और जो फोर्थ में है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, तो ये भी एक हमारे कहने की डेवलपमेंट डिसऑर्डर में आता है। तो ये हमारे सामने खाली जो फर्स्ट सेकंड जो फोर्थ है वो एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं, जबकि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड यहाँ पे है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, बाकी सारे जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि मल्टीपल पेडागोगिकल टेक्निक्स असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे पेडागोगी की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों का इस्तेमाल करते हो। क्यों? ताकि आप लर्निंग मटेरियल को अच्छे से असॉर्ट यानी कि अच्छे से उसको मिलाना जुलाना। मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक एंड वेराइंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ कंटेंट आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब देखो इसमें बहुत सारे टीचिंग इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि कैसे बच्चों को टीचिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू जो हम पढ़ाते हैं उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक शिक्षा शास्त्रीय रूप से बहुत सी चीज़ों को जोड़ते हो, लर्निंग को पढ़ाते हो, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी मुश्किल को, उसकी नेचर ऑफ कंटेंट को एक दूसरे से मिला जुला के पढ़ाते हो। इसके हिसाब से आपको बताया। तो पहला है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तो देखो इसमें ये नहीं हो, तो मैं पढ़ दे सॉरी ओके। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सेकंड है रेमेडियल टीचिंग, थर्ड है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो देखो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में तो इक्वलिटी की बात होती है कि इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल दिस टाइप में। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग में होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को, जो बच्चों को आपको पढ़ाना है, आप उनका आकलन करके, उनको असेस करके, उसके बाद उनकी जो अकॉर्डिंग टू देयर कमियाँ, या फिर कह सकते हैं कि उनमें जो कमी आ रही है आप उसको सुधार सकते हैं, वो होता है। और फोर्थ में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो उसमें तो ये होता है कि उसमें क्या होता है, देखिए पहले फोर्थ में देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है। रेसिप्रोकल टीचिंग में होता है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या करते हो, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कन्वर्सेशन के थ्रू पढ़ाते हो, वो होता है। बट जो थर्ड दे रखा है ना, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, उसमें आप क्या करते हो? मल्टीपल पेडागोगी टेक्निक्स को, असॉर्टेड को, लर्निंग को, मटेरियल को अच्छे से, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कंटेंट में अच्छे से एसोसिएट करके बच्चों को पढ़ाते हो। इस वजह से जो इसका आंसर जो है थर्ड है। बाकी मैंने आपको ये तीनों बाकी ऑप्शन समझा दिए हैं कि क्यों नहीं होंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर। देखो गिफ्टेड लर्नर्स की बात हो रही है, उसके बारे में क्या बता रखा है कि सही है। पहले है कि दे मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिंग लर्निंग, ये सब बच्चों को स्मार्ट बना देते हैं और कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि मिलजुल के काम पे भरोसा करते हैं। सेकंड में बोला है कि दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड अज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लास, यानी कि वो क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड करते हैं और हर दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं क्लास में। फिर बोला हुआ है कि दे मे अचीव लोअर ग्रेड ड्यू टू देयर हाइट एंड सेंसिटिविटी, तो ये हो भी सकता है कि वो अपनी कम ग्रेड्स मिले उनकी हाई सेंसिटिविटी की वजह से। और फोर्थ है देयर इंपॉर्टेंस इज प्राइमरी ड्यू टू दिस ब्रेन पावर, उनकी जो उपलब्धता होती है वो सिर्फ उनकी जो ब्रेन पावर होती है उसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरली फोकस ऑन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा की स्कूल में बात होती है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, यानी कि उसका जो ध्यान केंद्रित की बात करते हैं कि फोकस या उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है कि मेकिंग सब्टल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है? आपको जो स्पेशली कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन यानी कि प्रावधान बनाने होते हैं इंक्लूजन एजुकेशन के अंदर। सेकंड में बोला हुआ है कि फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज ओनली। देखो यहाँ पे इंक्लूजन की बात हो रही है, तो जो इंक्लूजन में तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं, तो खाली डिसेबिलिटी के बच्चे तो इसमें कंट्रीब्यूट होंगे वो तो है नहीं, तो ये ऑप्शन में ऐसे ही गलत दिख रहा है। थर्ड में बोला हुआ है कि मीटिंग द नीड ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एज एक्सपेंसेस ऑफ एंटायर चिल्ड्रन, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी नीड को ज़रूरत कर सकते हो, ताकि और कैसे एक्सपेंसेस ऑफ एंटायर स्कूल, यानी कि जो खर्च हो रहा है पूरे बच्चों पे उनकी ज़रूरतों को हिसाब से। फोर्थ है इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन स्कूल, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, जो एजुकेशनल नीड है इलिटरेट पेरेंट्स की उसमें उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है कि आप इसमें क्या करते हो, एक स्पेशल प्रोविजन बनाते हो स्पेशल कैटेगरी बच्चों के लिए जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। बाकी कहीं ना कहीं इन सब में दूसरे ऑप्शन में सही नहीं है ऑप्शन, इस वजह से सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है कि द कॉज ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इन देयर, यानी कि जो ये बच्चे हेल्पलेसनेस फाउंड करते हैं अपने अंदर, निसहायता की भावना जो उनके अंदर होती है वो उसका कारण क्या होता है। तो पहला बोला है कि एक्वायर बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सेस, ये मानना कि वो सक्सेस नहीं पा पाएंगे इस वजह से। सेकंड बोला है कि कैलकस एटीट्यूड टुवर्ड द क्लासरूम एक्टिविटीज, इनका जो बिहेवियर होता है क्लासरूम में उसकी वजह से। थर्ड ने बोला है कि नॉन कॉम्प्लायंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता की एक्सपेक्टेशन पे, उनकी जो क्षमताओं पे, उनके जो भरोसे पे खड़े नहीं हो पाते हैं। फोर्थ है मोरल डिसीजन फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडी सीरियसली, उनका जो ये
उनका जो ये नैतिक जो डिसीजन होता है कि वो स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लेते। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि एक्वायर बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सेस, इनका ये मानना है कि वो सक्सेस को नहीं पा पाएंगे। उनके अंदर ये जो प्रतिभावना जो आती है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर निस्सहायता की भावना को हम कह सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 19 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बोला हुआ है कि इफ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन स्कूल, यानी कि एक बच्चा लगातार कम मार्क्स उसके स्कूल में आ रहे हैं, हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प हर बाय, यानी कि अब उसके माता पिता किस तरह से हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो कैसे एडवाइस कर सकते हैं उनको उन बच्चे की मदद करने के लिए। तो फर्स्ट है वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द टीचर, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप उनको बच्चों को अच्छे से एसोसिएट होकर टीचर्स के साथ उनको पढ़ाइए। फिर है विथ होल्डिंग मोबाइल फोन्स, मूवीज, कॉमिक्स एंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्ले। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, आप बच्चों के मोबाइल फोन्स, मूवीज, कॉमिक्स सबको हटा दीजिए, उसको अपने पास रखिए। फिर थर्ड है नरेटिंग हर द हार्डशिप ऑफ लाइफ फॉर दोज हु डू पोजेस प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि क्या बोल रहा है कि आप उन लोगों को, बच्चों को ये कर सकते हैं कि उनके जो कहानी, वो जो बच्चों की मेहनत जो होती है उनकी लाइफ के प्रति वो बता सकते हैं। फोर्थ में बोला है कि फोर्सिंग हर टू वर्क हार्डर एट होम, यानी कि आप क्या कर सकते हो, बच्चों को फोर्स कर सकते हो कि पढ़ाएं। आप उनको कह सकते हो कि उनको बच्चों को फोर्स कीजिए घर पे और पढ़ाने के लिए, ज़्यादा मतलब फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती। तो देखो यहाँ पे अगर फोर्थ में ज़बरदस्ती की बात हो रही है तो वो नहीं होगा। थर्ड में नरेटिंग की अपनी खुद की कहानी, बच्चों को इतना मतलब 2 मिनट का काम करेगा ये सब चीज़ें। तो सेकंड है विथ होल्डिंग फोन, तो वो भी नहीं करेगा कि आप उनकी चीज़ों को छीनोगे तो वो और उस चीज़ों के प्रति और आक्रामक हो सकते हैं। सेकंड में था कि क्लोज एसोसिएशन विद टीचर, तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट होता है। इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट जो है वहाँ पे हमारा सही होता है कि आप बच्चों को और टीचर्स की क्लोज एसोसिएशन में रह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं दिखाता। तो पहला है इंसाइट, सेकंड है मेंटल सेट, थर्ड है एंटरमेंट और फोर्थ है फिक्सेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इंसाइट वो करेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि अ टीचर इज कनेक्टिंग अ टेक्स्ट टू द प्रीवियसली लर्न टेक्स्ट एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज इट। सी इज, यानी कि एक अध्यापक क्या कर रही है, पहले की उसकी जो नॉलेज है उसको बच्चों के लिए क्या कर रही है, दूसरी प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए आ रही है, यानी कि उसने जो पहले पढ़ाया उसको क्लास में आके फिर से समझा रही है और उसकी जो उसको समराइज यानी कि उसको अच्छे से समझा रही है, समराइज कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, क्या कर रही है, तो पहला है कि सी इज हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटेजीज टू कम्प्रिहेंड इट, यानी कि वो खुद की तकनीकों में बदलाव लाके बच्चों की मदद कर रही है ताकि वो समझ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके। फिर है इंसिनुएटिंग दैट देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, तो ये तो हो नहीं रहा है क्योंकि समराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे पूरी टेक्स्ट में तो वो जा ही रही है। तो इसमें क्या बोल रहा था कि जरूरत नहीं है पूरे एंटायर टेक्स्ट में जाने की। थर्ड में बोला कि रीइंफोर्सिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप उसको जबरदस्ती रीइंफोर्स करो असेसमेंट आकलन की दृष्टि से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड में हमें एक पहले तो बात, सेकंड में तो कुछ ऐसी बात हो रही थी कि आप एंटायर टेक्स्ट को की बात हो रही थी, थर्ड में रीइंफोर्समेंट की बात हो रही थी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ठीक नहीं है आकलन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि what kind of error is common between a learner who is learning his mother tongue and the learner who learns the same language as second लैंग्वेज, यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो एक बच्चा जो होता है एक मदर टंग से मातृभाषा को सीखता है और जो एक बच्चा जो इसी भाषा को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखता है, यानी कि उसकी वो मातृभाषा के रूप में नहीं सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हैं, तो ये देखो पहले क्या बोल रहा है ओवर जनरलाइजेशन, सेकेंड है सिंप्लीफिकेशन, थर्ड है डेवलपमेंटल या फोर्थ है हाइपर करेक्शन। तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट आंसर सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है कि द स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बच्चे स्ट्रेस परफॉर्मेंस पे आती है एग्जाम पेपर्स में कह सकते हैं। दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, है कि इस बात से क्या हमें क्या रिलेशन है कि क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो पहला कॉग्निशन इमोशंस, यानी कि क्या होता है कि आपके संज्ञानात्मक रूप में जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं वो बता रहा है। थर्ड है स्ट्रेस ऑमिनेशन, ये आपको स्ट्रेस की बात हो रही है। थर्ड है परफॉर्मेंस एंजाइटी और फोर्थ है कॉग्निशन कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉग्निशन इमोशंस की बात हो रही है। 23 में बोला है कि अ टीचर इज ट्राइंग टू कंसोल अ चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग आफ्टर एन एक्सीडेंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक विद्यार्थी जो है एक्सीडेंट के बाद में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट काउंसलिंग इन स्कूल, यानी कि देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनमें से आप जब काउंसलिंग हो रही है जो
ये परामर्श जो हो रहा है एक दूसरे के बीच में, एक टीचर और एक बच्चे के बीच में, तो ये इनमें से क्या अप्रोप्रिएट है? तो पहला है कि इट इज़ अबाउट द पैलेटेटिव मेजर फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल। ये कि मेजर होता है ताकि आप बच्चों को कंफर्टेबल, यानी कि उनकी जो एक्सीडेंट, जो ये चीज़ हो रखी है एक्सीडेंट की, उसके बाद जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो उससे बाहर निकल सके। सेकंड है इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ऑन थॉट। यानी कि इससे क्या होता है, एक परामर्श से कि बच्चे और टीचर में खुद की बातों का आदान प्रदान होता है, और एक कॉन्फिडेंस यानी कि एक जो विश्वास होता है बच्चे में, वो जागरूक होता है खुद के प्रति, कि अपने खुद के विचार को व्यक्त करने से एक आपस में जो कॉन्टैक्ट होता है। थर्ड में है कि इट इज़ अबाउट गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू स्टूडेंट अबाउट द फ्यूचर करियर ऑप्शन। यानी कि ये एक बच्चों के फ्यूचर करियर ऑप्शन को लेके बहुत अच्छा एडवाइस हम दे सकते हैं। फोर्थ में बोला है कि इट कैन बी डन ओनली बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है वो करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर परामर्श करने से, बच्चों में आपस के थॉट्स एक्सचेंज करने से, टीचर स्टूडेंट के बीच में, अगर एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, वो खुद से ही परफॉर्मेंस करने लग जाएगा, खुद उसके अंदर विश्वास आएगा। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि अगर बाकी ऑप्शंस में देख लेंगे तो कंफर्टेबल तो ठीक है, पर अगर आपको एक कॉन्फिडेंस आप जगा रहे हो बच्चों में, तो वो कहीं ना कहीं उसके मॉरल बूस्टअप को बूस्ट करता है। इस वजह से ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ठीक है, पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा थर्ड है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंकरेज द लीस्ट अ स्टूडेंट हु वांट टू बिकम अ हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात हो रही है, एक ऐसे बच्चे की बात हो रही है जो थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ट्राइंग टू विन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दैट विल इंश्योर योर स्कॉलरशिप। तो आप क्या कीजिए, आप उसको देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बच्चे का क्रिएटिव लेवल को आपको ऊपर लेके जाना है यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट में, तो आप उसको भले ही स्कॉलरशिप दे सकते हैं, बट कहीं ना कहीं और पॉइंट देख लेते हो। डेवलप एम्पैथिक, एम्पिकेबल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विथ यू एंड पेयर थिएटर। यानी कि बच्चे को आप क्या कर सकते हो, और जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनसे एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि उसकी जो सपोर्टिव चीज़ें हैं वो डेवलप हो सके। फिर थर्ड है कि डिवोट योर टाइम टू दीज थिएटिकल स्किल्स दैट यू फाइंड मोस्ट इंजॉयबल। आप सबसे बढ़िया क्या चीज़ है कि आप उस थिएटर स्किल्स में जितना हो सके टाइम दीजिए, और क्योंकि आप उसको खुद इंजॉय करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव भी दिख रहा है। और फोर्थ है कि रीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट एंड ट्राई टू लर्निंग। आप क्या कीजिए, आप इन सब जो थिएटर आर्टिस्ट है इन सबको परफॉर्मेंस को जानिए, और ताकि आपको सीखने को मिले। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे अगर आप चीज़ को आपको सीखना है ना, सब बेस्ट ये होता है कि आप खुद उसको एंजॉय कीजिए, और कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ में टाइम देते हैं, किसी भी अपने किसी भी स्किल्स को उसमें टाइम कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्किल्स है वो अच्छी खुद ही आप अपने आप में हाई वो बढ़ती रहती है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आप अपना टाइम देते हो और एंजॉय करते हो, तो वो बेस्ट होता है। जो स्कॉलरशिप है वो ठीक है, बट वो एक लिमिट में है, आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना है। और जो सेकंड में था कि आप सपोर्ट में, तो सपोर्ट तो है, बट कहीं ना कहीं खुद से जो करने की जो चीज़ होती है वो अलग होती है। और जो इंजॉयमेंट की बात, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वुड बी द ओपिनियन दैट स्टूडेंट्स हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इनमें से कौन से थ्योरिस्ट हैं जिनका ओपिनियन बोला पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पहला है कि बंडूरा, सेकंड है मैस्लो, थर्ड है स्किनर, और फोर्थ है पियाजे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, जो मैस्लो की बात हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स लर्निंग इन अ क्लासरूम। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा कारक है जो बच्चों की लर्निंग क्लासरूम में को फैक्टर सपोर्ट करता है। तो पहले इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। यानी कि क्या कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हो, ताकि बच्चों में जो मोटिवेशन की बात होती है, अभी प्रेरणा की बात होती है, उसके बारे में बोल रहा है। थर्ड में बोला कि सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स। यानी कि यहाँ पे टीचर्स क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो ऑटोनॉमी, यानी कि जो खुद के करने के उनके प्रति जो व्यवहार होता है, जो चीज़ों को खुद करने लगते हैं, उसको इस बात को आप सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड ने बोला कि स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक ही चीज़ पे डटे रह सकते हो इंस्ट्रक्शन पे, ताकि आप एक यूनिक चीज़ कर सकें। फोर्थ ने बोला है कि इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ऑफ पीरियड फ्रॉम 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स। यानी कि आप क्या कर सकते हो, क्लासरूम में जो टाइम क्लास होता है, टाइम का पीरियड होता है 40 मिनट से 50 मिनट का, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनके जो बच्चों में खुद की चीज़ को खुद से करने की बात होती है ना, उसको आप प्रेरित कीजिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 28 में बोला हुआ है कि मैच्योर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इसमें बोला है कि मैच्योर स्टूडेंट के बारे में क्वालिटीज बताइए। पहले है कि बिलीव दैट इमोशन हैज़ नो प्लेस इन देयर स्टडीज, यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती है, उनका उनकी शिक्षा में कोई रोल नहीं है। तो ऐसे रॉन्ग है। रिजॉल्व इजली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट विद देयर इंटेलेक्ट, यानी कि अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड ने बोला कि समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट इन दिस स्टडीज, यानी कि उन्हें कभी भावनात्मक सपोर्ट यानी कि सहयोगिता की उनकी जरूरत होती है। फोर्थ है डोंट गेट अपसेट बाय स्टडीज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि जब मुश्किल समय में उन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो अपसेट नहीं होते हैं, तो अपसेट यानी कि दुखी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो सेकंड है कि एक मैच्योर स्टूडेंट की यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो अपनी बुद्धि लभ्यता से, अपने इंटेलेक्चुअल फैक्टर से चीज़ों को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो मैच्योर स्टूडेंट की बात की जा रही है यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज प्रोफॉर्म्स, यानी कि एक बच्चा जो है वो प्री स्कूल में आता है तो वो रो रहा है। आफ्टर 2 years व्हेन द सेम चाइल्ड गोज टू प्राइमरी स्कूल, यानी कि वही बच्चा जब अब प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, 2 साल के प्राइमरी स्कूल में जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, he doesn't not express his tension by crying, rather his shoulder and neck muscles become tense, यानी कि अब वो यहाँ पे रो नहीं रहा है और ना ही अपने मसल्स उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। दिस चेंज इन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखो अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि वो थोड़ा रो रहा था, सेकंड में क्या हुआ कि अब वो नहीं रो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, किस चीज़ पे निर्धारित है, तो पहला है कि डेवलपमेंट प्रोसीड इन सिक्वेंशियल मैनर, ये जो विकास जो होता है ना वो एक सीक्वेंस में होता है, तो ये तो है नहीं। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट लगातार होती है। थर्ड है डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, जब बच्चों में अलग अलग डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होता है, बच्चों में विकास अलग अलग होता है। फोर्थ में बोला कि डिफरेंट इज कैटेगराइज बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि विकास को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, यानी कि जो उसमें लगातार उसमें जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है वो यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों में जो विकास जो है वो अलग तरीके से हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की फॉर्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसका बदलाव आ रहा है बच्चों में। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स लर्निंग इन अ क्लासरूम, यानी कि इनमें से कौन सा एक कारक होता है जो बच्चों में लर्निंग को सपोर्ट करता है। तो पहला है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट को मोटिवेट, बच्चों जो टेस्ट हो रहे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं सीखने के लिए। सेकंड ने बोला है सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय टीचर्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं कि जो स्वतः की भावना होती है, जो बच्चे खुद से चीज़ों को करते हैं उसकी हम सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड इज टेकिंग वन पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, यानी एक ही तरह के मेथड को हम यूज कर सकते हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ में इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ऑफ पीरियड्स फ्रॉम 40 to 50 मिनट, तो एक ही टाइम पीरियड्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कहता है कि आप बच्चों की जो खुद से करने की भावना जो होती है उसको प्रेरित कीजिए ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरह से कर सके। इस वजह से ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पे हमारा ठीक है। तो आज क्लास के लिए बस हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पेपर्स डिस्कस करेंगे।